तो भारत और फ्रांस आए एक साथ। फ्रांसीसी नेवी चीफ ने भारतीय समकक्ष से की बात। मानेगा ईरान? भारत और फ्रांस लगातार पिछले कुछ दिनों से ईरान के संपर्क में हैं। होर्मुज जलमरूमध्य को फिलहाल ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान के मित्र देशों चीन, इराक और रूस के लिए होर्मुज खुला हुआ है। होर्मुज जलमरूमध्य दुनिया की ऊर्जा राजनीति का सबसे संवेदनशील चौक पॉइंट एक बार फिर वैश्विक शक्ति संतुलन के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। और इस बार कहानी सिर्फ तेल की आपूर्ति या समुद्री मार्ग की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, रणनीतिक साझेदारियों और कूटनीतिक संतुलन की जटिल परतों को उजागर करती है। भारत और फ्रांस का एक साथ आकर इस संकट को सुलझाने की कोशिश करना अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि अब वैश्विक व्यवस्था में क्षेत्रीय शक्तियां भी निर्णायक भूमिका निभाने लगी हैं और पश्चिमी व एशियाई हितों का एक नया संगम बन रहा है। ईरान द्वारा होर्मुज जलमरूमध्य को ब्लॉक करने की खबरें जैसे ही सामने आईं, पूरी दुनिया की नजरें इस संकरे समुद्री रास्ते पर टिक गईं, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी गुजरता है। इस मार्ग का बंद होना सिर्फ खाड़ी देशों के लिए नहीं, बल्कि भारत, चीन, जापान, यूरोप और यहां तक कि अमेरिका के लिए भी एक आर्थिक झटका साबित हो सकता है, क्योंकि वैश्विक सप्लाई चेन इस पर निर्भर करती है। लेकिन इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का यह बयान कि मित्र देशों चीन, भारत, पाकिस्तान, इराक और रूस के लिए होर्मुज खुला है, इस पूरे संकट को और अधिक जटिल बना देता है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि ईरान पूरी तरह से रास्ता बंद करने के बजाय एक चयनात्मक नियंत्रण की रणनीति अपना रहा है, जिसमें वह अपने रणनीतिक साझेदारों को राहत देकर पश्चिमी दबाव का जवाब दे रहा है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि उसकी ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर करता है। भारत अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 60 से 65% इसी क्षेत्र से आयात करता है और होर्मुज जलमरूमध्य इस आपूर्ति का मुख्य मार्ग है। ऐसे में भारत का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यह समुद्री रास्ता खुला रहे और किसी भी तरह की सैन्य टकराव की स्थिति न बने। यही कारण है कि भारत ने एक तरफ जहां ईरान के साथ अपने पारंपरिक और रणनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करते हुए संवाद का रास्ता चुना है, वहीं दूसरी ओर फ्रांस जैसे यूरोपीय शक्ति के साथ मिलकर एक संतुलित कूटनीतिक पहल शुरू की है। फ्रांस, जो खुद एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति है और जिसके पास हिंद महासागर क्षेत्र में स्थायी सैन्य उपस्थिति है, इस संकट को सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा के नजरिए से देख रहा है। फ्रांसीसी नेवी चीफ का भारतीय समकक्ष से संपर्क करना इस बात का संकेत है कि दोनों देश इस स्थिति को कोऑर्डिनेटेड मैरीटाइम रिस्पांस के जरिए संभालना चाहते हैं, जिसमें सैन्य उपस्थिति, खुफिया साझेदारी और कूटनीतिक दबाव ऑल इन वन रणनीति शामिल हो सकती है। यहाँ एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि भारत और फ्रांस के बीच पिछले कुछ वर्षों में रक्षा और समुद्री सहयोग तेजी से बढ़ा है, चाहे वह राफेल फाइटर जेट का सौदा हो या हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक स्थिर और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के पक्षधर हैं। ऐसे में होर्मुज संकट उनके लिए एक अवसर भी है, जहां वे अपनी साझेदारी को एक वास्तविक संकट प्रबंधन मॉडल में बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ईरान इस संयुक्त पहल को मानेगा? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। ईरान की रणनीति हमेशा से प्रेशर एंड नेगोशिएशन की रही है। वह पहले तनाव बढ़ाता है, फिर बातचीत के जरिए अपने लिए बेहतर शर्तें हासिल करने की कोशिश करता है। वर्तमान परिदृश्य में ईरान पश्चिमी प्रतिबंधों, खासकर अमेरिकी आर्थिक दबाव और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच खुद को एक मजबूत स्थिति में दिखाना चाहता है और होर्मुज जलमरूमध्य पर नियंत्रण उसके लिए एक लीवरेज की तरह काम करता है। लेकिन भारत और फ्रांस की पहल को वह पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत उसके लिए सिर्फ एक तेल खरीदार नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार है। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां भारत ने ईरान के साथ मिलकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने की कोशिश की है। इसी तरह फ्रांस भले ही पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा हो, लेकिन उसने कई बार स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए ईरान के साथ संवाद बनाए रखा है। ऐसे में यह संभावना बनती है कि ईरान भारत और फ्रांस के संयुक्त दबाव को एक मध्य मार्ग के रूप में देखे और पूरी तरह टकराव की स्थिति से बचने का प्रयास करे। दूसरी तरफ यह संकट वैश्विक राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी देता है, जहां अब फ्रेंड्स एंड फोर्स की परिभाषा बदल रही है।
ईरान द्वारा भारत और चीन जैसे देशों के लिए होर्मुज को खुला रखना यह दर्शाता है कि वह अपनी विदेश नीति को पूरी तरह वैचारिक नहीं बल्कि व्यावहारिक और हित आधारित बना रहा है। यह एक तरह का इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वाया स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, जहां वह अपने सहयोगियों को लाभ देकर अपने विरोधियों पर दबाव बनाता है। लेकिन यह रणनीति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकती, क्योंकि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार में स्थिरता सबसे बड़ा कारक होता है और किसी भी तरह की अनिश्चितता कीमतों में उछाल और आर्थिक अस्थिरता को जन्म देती है। भारत के लिए इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी चुनौती बैलेंसिंग एक्ट की है। एक तरफ उसे अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे पारंपरिक साझेदार के साथ भी रिश्ते खराब नहीं करने हैं। यही कारण है कि भारत की कूटनीति इस समय बेहद सतर्क और बहुस्तरीय है, जहां वह खुलकर किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा। फ्रांस के साथ उसकी साझेदारी इस रणनीति को और मजबूत बनाती है, क्योंकि इससे भारत को एक न्यूट्रल लेकिन इन्फ्लुएंशियल खिलाड़ी के रूप में पेश होने का मौका मिलता है। यह सवाल कि क्या ईरान मानेगा, इस पर निर्भर करता है कि उसे इस बातचीत से क्या हासिल होता है। अगर भारत और फ्रांस उसे यह भरोसा दिला पाते हैं कि उसकी सुरक्षा चिंताओं और आर्थिक हितों को ध्यान में रखा जाएगा, तो वह होर्मुज को पूरी तरह खोलने पर विचार कर सकता है। लेकिन अगर उसे यह लगता है कि यह सिर्फ पश्चिमी दबाव का एक नया रूप है, तो वह अपनी वर्तमान नीति पर कायम रह सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष यही है कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रतीक बन चुका है, जहां हर देश अपनी चाल बेहद सोच समझकर चल रहा है। और भारत फ्रांस की यह संयुक्त पहल इस जटिल खेल में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के जटिल समीकरणों का संकेत है। और हाल ही में पेरिस के पास आयोजित G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरो के बीच हुई बातचीत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 1/3 वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति गुजरती है। और ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता न केवल पश्चिम एशिया बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक की अर्थव्यवस्थाओं को गहराई से प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए यह मुद्दा विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है। जबकि फ्रांस, जो एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय रणनीतिक खिलाड़ी है, इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए लंबे समय से बहुपक्षीय प्रयासों का समर्थन करता रहा है। और जब ये दोनों देश मिलकर होर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने की बात करते हैं, तो यह न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर इशारा करता है। इस पूरे घटनाक्रम को उस समय और अधिक महत्व मिल जाता है जब पश्चिम एशिया पहले से ही तनाव और संघर्ष की स्थिति में है, चाहे वह ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता टकराव हो, या गाजा युद्ध के कारण उत्पन्न अस्थिरता, या यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री मार्गों पर हमले। इन सभी घटनाओं ने वैश्विक सप्लाई चेन को झकझोर दिया है और ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता पैदा की है। यही कारण है कि G7 मंच पर भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, जहां भारत को एक सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। और जयशंकर ने अपने संबोधन में जिस तरह से ग्लोबल साउथ की चिंताओं को सामने रखा, वह भारत की विदेश नीति के उस बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जिसमें वह केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि विकासशील देशों की आवाज के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। उन्होंने ऊर्जा संकट, उर्वरक आपूर्ति में व्यवधान और खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याओं का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष का प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया, विशेषकर गरीब और विकासशील देशों पर पड़ता है। और यह बात यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखने को मिली थी, जब रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई थी। इसी संदर्भ में जयशंकर द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार की मांग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शक्ति संरचना पर आधारित है, जो आज की वास्तविकताओं को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करती। भारत लंबे समय से UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है और इस प्रकार के मंचों पर वह इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है। इसके अलावा शांति स्थापना अभियानों को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
क्योंकि वर्तमान समय में संघर्षों की प्रकृति बदल रही है और पारंपरिक शांति अभियानों के सामने नई चुनौतियां उभर रही हैं। वहीं मानवीय सहायता और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने की बात भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि कोविड-19 महामारी और उसके बाद के भू राजनीतिक संकटों ने यह दिखा दिया है कि वैश्विक आपूर्ति प्रणाली कितनी नाजुक है। ऐसे में भारत और फ्रांस का सहयोग केवल होर्मुज जलमरुमध्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, जिसमें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक रणनीति और बहुपक्षीय सहयोग जैसे कई आयाम शामिल हैं। फ्रांस पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है और भारत के साथ उसके नौसैनिक अभ्यास और रक्षा समझौते इस साझेदारी को और मजबूत करते हैं। यदि होर्मुज संकट को इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि भारत अब केवल एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से वैश्विक सुरक्षा मुद्दों में भागीदारी कर रहा है। और फ्रांस जैसे देशों के साथ उसका सहयोग यह दर्शाता है कि वह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरना चाहता है।